नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविंद्र। आज हम संविधान के भाग 14 यानी पार्ट 14 पर चर्चा करेंगे। संविधान के भाग 14 यानी पार्ट 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं यानी सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। सरल शब्दों में कह सकते हैं कि संविधान का भाग 14 सरकारी सेवाओं यानी सरकारी नौकरियों से संबंधित प्रावधान करता है। इस भाग को ठीक से समझने के लिए पहले हम समझते हैं कि भारत में सरकारी नौकरियां कितने प्रकार की होती हैं। भारत में सरकारी सेवाओं को मूल रूप से 3 प्रकारों में बांटा जाता है, जो उनकी नियुक्ति के तरीके, नियंत्रण और पोस्टिंग के आधार पर हैं। यानी कौन उनकी नियुक्ति करेगा और कौन उन पर नियंत्रण रखेगा और कहाँ पर उनकी पोस्टिंग होगी। इन आधारों पर पहले प्रकार की सेवाएं वे होती हैं जिनके कर्मचारियों की नियुक्ति केंद्रीय सरकार करती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। उन पर नियंत्रण भी पूरी तरह से केंद्रीय सरकार का ही होता है, लेकिन उनकी पोस्टिंग केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों दोनों के अधीन की जा सकती है। जब उनकी नियुक्ति राज्य सरकार के अधीन होती है तब वे सामान्य मामलों में राज्य सरकारों के नियंत्रण में रहते हैं, लेकिन अंतिम रूप से उन पर केंद्रीय सरकार का ही नियंत्रण रहता है। दूसरे प्रकार की सेवाएं वे हैं जिनके कर्मचारियों की नियुक्ति केंद्रीय सरकार करती है। उन पर पूरा नियंत्रण भी केंद्रीय सरकार रखती है और उनकी पोस्टिंग भी केवल केंद्रीय सरकार के विभागों में ही होती है। राज्य सरकारों का उन पर कोई नियंत्रण नहीं होता। तीसरे प्रकार की सेवाएं वो हैं जिनके कर्मचारियों की नियुक्ति राज्य सरकार ही करती है, नियंत्रण भी राज्य सरकार ही रखती है और उनकी पोस्टिंग भी राज्य सरकारें ही करती हैं। केंद्रीय सरकार का उन पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। इस तरह पहला प्रकार अखिल भारतीय सेवाओं यानी ऑल इंडिया सर्विसेज का है, जिन्हें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर संचालित करते हैं। इन सेवाओं की भर्ती केंद्रीय सरकार के संघ लोक सेवा आयोग यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब यूपीएससी द्वारा होती है और इनके अधिकारी पूरे देश में कहीं भी तैनात किए जा सकते हैं। वर्तमान में अखिल भारतीय सेवाएं केवल 3 हैं: भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज या आईएएस, भारतीय पुलिस सेवा यानी इंडियन पुलिस सर्विसेज या आईपीएस और भारतीय वन सेवा यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज या आईएफओएस। इन तीनों का संचालन केंद्र और राज्य दोनों के बीच साझा नियंत्रण के सिद्धांत पर आधारित है। दूसरा प्रकार केंद्रीय सेवाओं यानी सेंट्रल सर्विसेज का है, जो पूरी तरह केंद्रीय सरकार के अधीन आती हैं। इन सेवाओं में 4 श्रेणियां होती हैं, जिन्हें समूह का, समूह ख, समूह ग और समूह घ यानी ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी कहा जाता है। ग्रुप ए में वे उच्च स्तरीय सेवाएं आती हैं जिनकी भर्ती संघ लोक सेवा आयोग की विभिन्न परीक्षाओं द्वारा की जाती है, जैसे भारतीय विदेश सेवा, भारतीय राजस्व सेवा, भारतीय लेखा और लेखा परीक्षा सेवा, रेलवे की विभिन्न उच्च स्तरीय सेवाएं, अर्धसैनिक बलों के अधिकारी आदि। ग्रुप बी में वे अधिकारी आते हैं जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या अन्य केंद्रीय भर्ती एजेंसियों द्वारा चयनित किया जाता है, जैसे विभिन्न मंत्रालयों में सहायक अनुभाग अधिकारी, कर निरीक्षक, केंद्रीय पुलिस संगठनों के उपनिरीक्षक आदि। ग्रुप सी में वे कर्मचारी शामिल होते हैं जो केंद्रीय सरकार के विभागों में क्लर्क, सहायक, स्टेनोग्राफर, तकनीकी कर्मचारी, प्रयोगशाला सहायक, फील्ड स्टाफ आदि के रूप में कार्य करते हैं। ग्रुप डी का अब ग्रुप सी में विलय कर दिया गया है। इन सभी का नियंत्रण और वित्तीय प्रबंधन केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है। तीसरा प्रकार राज्य सेवाओं का है, जो केवल संबंधित राज्य सरकारों के अधीन होती हैं। इन सेवाओं में भी समूह का, समूह ख, समूह ग और समूह घ यानी ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी के पद होते हैं, जैसे राज्य प्रशासनिक सेवा, राज्य पुलिस सेवा, राज्य वन सेवा,
राज्य वित्त सेवा, शिक्षा सेवा, स्वास्थ्य सेवा, अभियंत्रण सेवा, पंचायत व नगर पालिका सेवाएं आदि। इनकी भर्ती राज्य लोक सेवा आयोग यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन तथा अन्य राज्य स्तरीय भर्ती एजेंसियों द्वारा की जाती है। ग्रुप ए और ग्रुप बी के राज्य स्तर के अधिकारी अपने अपने राज्यों में प्रशासनिक, पुलिस, वित्तीय, तकनीकी और सामाजिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाते हैं। ग्रुप सी के अंतर्गत विभिन्न विभागों में लिपिकीय, तकनीकी और सहायक पदों पर कर्मचारियों की नियुक्ति होती है। ग्रुप डी में अर्दली, पियोन, सफाई कर्मचारी आदि स्तर के कर्मचारी आते हैं। इस प्रकार भारत में सरकारी सेवाओं की मुख्य वर्गीकरण प्रणाली 3 प्रकार की सेवाओं पर आधारित है। पहला है अखिल भारतीय स्तर, दूसरा केंद्र सरकार स्तर और तीसरा राज्य सरकार स्तर। यही 3 प्रकार संवैधानिक रूप से मान्य और प्रशासनिक रूप से उपयोग होने वाला वर्गीकरण है। इन्हीं सेवाओं के संदर्भ में संविधान के भाग 14 में प्रावधान किए गए हैं। संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 308 से अनुच्छेद 323 तक कुल 16 अनुच्छेद सम्मिलित हैं। अनुच्छेद 308 कहता है कि इस भाग में जब तक विशेष रूप से ना कहा जाए तब तक राज्य यानी स्टेट शब्द के अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है। पहले संविधान में जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया गया था, इसीलिए यह कहा गया कि राज्य शब्द में जम्मू कश्मीर राज्य शामिल नहीं होगा। लेकिन वर्तमान में वर्ष 2019 के बाद जम्मू कश्मीर राज्य की स्थिति बदल चुकी है और पहले का जम्मू कश्मीर अब 2 संघ शासित क्षेत्रों यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बढ़ चुका है। लेकिन अनुच्छेद 308 का पाठ वही बना रहा जो पहले था। वास्तव में इस अनुच्छेद का उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना है कि इस भाग में आगे के सभी अनुच्छेदों में राज्य शब्द का कितना क्षेत्रीय विस्तार माना जाएगा। अनुच्छेद 309 संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों से संबंधित है और कहता है कि इस संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए समुचित विधानमंडल मतलब संसद या राज्यों के विधानमंडल के अधिनियम संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित लोक सेवाओं और पदों के लिए भर्ती का और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को बना सकेंगे और उनमें संशोधन भी कर सकेंगे। लेकिन जब तक इस अनुच्छेद यानी अनुच्छेद 309 के अनुसार संसद या राज्यों के विधानमंडल कानून द्वारा या उसके अधीन इसके लिए प्रावधान नहीं करते हैं, तब तक स्थिति के अनुसार संघ यानी केंद्र से संबंधित सेवाओं और पदों की दशा में राष्ट्रपति या ऐसा व्यक्ति जिसे वह निश्चित करें और राज्य से संबंधित सेवाओं और पदों की दशा में राज्य का राज्यपाल या ऐसा व्यक्ति जिसे वह निश्चित करे ऐसी सेवाओं और पदों के लिए भर्ती का और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों से संबंधित नियम बनाने के लिए सक्षम होंगे और इस प्रकार बनाए गए नियम किसी ऐसे अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे। यह अनुच्छेद यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी सेवाओं में नियुक्ति और उनका नियंत्रण किसी की मनमानी इच्छाओं के अनुसार नहीं बल्कि कानून के स्पष्ट प्रावधानों के अनुसार हो। अनुच्छेद 310 संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि मतलब वे कब तक पद पर रहेंगे के संबंध में प्रावधान करता है कि इस संविधान द्वारा लेकिन जब तक विशेष रूप से ना कहा जाए के सिवाय प्रत्येक व्यक्ति जो रक्षा सेवा या संघ की सिविल सेवा का या अखिल भारतीय सेवा का सदस्य है अथवा रक्षा से संबंधित कोई पद या संघ के अधीन कोई सिविल पद धारण करता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी ड्यूरिंग द प्लेजर मतलब इच्छा तक पद पर बना रहता है और प्रत्येक व्यक्ति जो किसी राज्य की सिविल सेवा का सदस्य है या राज्य के अधीन कोई सिविल पद धारण करता है उस राज्य के राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत यानी ड्यूरिंग द प्लेजर मतलब इच्छा तक पद पर बना रहता है। इस बात के होते हुए भी कि संघ या किसी राज्य के अधीन सिविल पद धारण करने वाला व्यक्ति
स्थिति के अनुसार राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल की इच्छा तक पद धारण करता है। कोई संविदा जिसके अधीन कोई व्यक्ति जो रक्षा सेवा का या अखिल भारतीय सेवा का या संघ या राज्य की सिविल सेवा का सदस्य नहीं है, ऐसे किसी पद को धारण करने के लिए इस संविधान के अधीन नियुक्त किया जाता है। उस दशा में जिसमें यथास्थिति राष्ट्रपति या राज्यपाल विशेष योग्यताओं वाले किसी व्यक्ति की सेवाएं प्राप्त करने के लिए आवश्यक समझता है, यह प्रावधान कर सकेगी कि यदि करार की गई अवधि की समाप्ति से पहले वह पद समाप्त कर दिया जाता है या ऐसे कारणों से जो उसके किसी गलत आचरण से संबंधित नहीं है उससे वह पद छोड़ने के लिए कहा जाता है, तो उसे क्षतिपूर्ति यानी मुआवजा दिया जाएगा। अनुच्छेद 310 डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर को संवैधानिक रूप से लागू करता है। इस सिद्धांत का स्रोत ब्रिटिश प्रशासनिक कानून है, जिसके अनुसार शासक कर्मचारियों को अपनी इच्छा से हटा सकता है। संविधान ने इसे पूरी तरह नहीं अपनाया है, बल्कि आगे के अनुच्छेदों में इस पर कई सीमाएं लगाई हैं। फिर भी यह सिद्धांत इस बात को दिखाता है कि सरकारी सेवाएं अंततः सरकार की इच्छाओं के अधीन हैं। अनुच्छेद 311 संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना यानी डिसमिसल, पद से हटाया जाना यानी रिमूवल या पंक्ति में अवनत किया जाना यानी रिडक्शन इन रैंक के संबंध में बताता है। लेकिन पहले हम समझते हैं कि पदच्युत किया जाना यानी डिसमिसल, पद से हटाया जाना यानी रिमूवल या पंक्ति में अवनत किया जाना यानी रिडक्शन इन रैंक से क्या मतलब होता है। पदच्युति यानी डिसमिसल का मतलब होता है कि अगर किसी सरकारी सेवक को सेवा से पदच्युत यानी डिसमिस कर दिया जाता है तो फिर भविष्य में वह व्यक्ति केंद्र या किसी भी राज्य सरकार के अधीन फिर से सरकारी सेवा में नियुक्त नहीं किया जा सकता। पद से हटाया जाना यानी रिमूवल का मतलब होता है कि वह सरकारी सेवक केंद्र या राज्य की सरकार में दोबारा नियुक्त किया जा सकता है। और पंक्ति में अवनत करने यानी रिडक्शन इन रैंक से मतलब होता है कि किसी सरकारी सेवक को जिस पद पर वह काम कर रहा है उससे नीचे के पद पर नियुक्त कर देना। अब अनुच्छेद 311 को समझते हैं। अनुच्छेद 311 का खंड 1 कहता है कि किसी व्यक्ति को जो संघ की सिविल सेवा का या अखिल भारतीय सेवा का या राज्य की सिविल सेवा का सदस्य है अथवा संघ या राज्य के अधीन कोई सिविल पद धारण करता है, उसकी नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा पदच्युत नहीं किया जाएगा या पद से नहीं हटाया जाएगा। अनुच्छेद 311 का खंड 2 कहता है कि ऐसे किसी व्यक्ति को ऐसी जांच के बाद ही जिसमें उसे अपने ऊपर लगाए गए आरोपों की सूचना दे दी गई है और उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का उचित अवसर दे दिया गया है, पदच्युत यानी डिसमिस किया जाएगा या पद से हटाया जाएगा यानी रिमूव किया जाएगा या पंक्ति में अवनत किया जाएगा यानी रिडक्शन इन रैंक किया जाएगा, अन्यथा नहीं। लेकिन जहां ऐसी जांच के पश्चात उसे ऐसा कोई दंड यानी पेनाल्टी देना है, वहां ऐसा दंड ऐसी जांच के दौरान दिए गए सबूतों के आधार पर दिया जा सकेगा और ऐसे व्यक्ति को दिए गए दंड के विषय में अभ्यावेदन यानी रिप्रेजेंटेशन देने का अवसर देना आवश्यक नहीं होगा। परंतु यह खंड वहां लागू नहीं होगा जहां किसी व्यक्ति को ऐसे आचरण के आधार पर पदच्युत किया जाता है या पद से हटाया जाता है या पंक्ति में अवनत किया जाता है जिसके लिए आपराधिक आरोप पर उसे न्यायालय से सिद्ध दोष ठहराया गया है, या जहां किसी व्यक्ति को पदच्युत करने या पद से हटाने या पंक्ति में अवनत करने के लिए सशक्त प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि किसी कारण से जो उस प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में बताया जाएगा, यह युक्ति युक्त रूप से संभव नहीं है कि ऐसी जांच की जाए, या जहां स्थिति के अनुसार राष्ट्रपति या राज्यपाल का यह समाधान हो जाता है कि राज्य की सुरक्षा के हित में ऐसी जांच करना उचित नहीं है। अनुच्छेद 311 का खंड 3 कहता है कि यदि पहले बताए गए मामलों में किसी व्यक्ति के संबंध में
यह प्रश्न उठता है कि खंड 2 में निर्धारित जांच करना उचित रूप से संभव है या नहीं, तो उस व्यक्ति को पदच्युत करने या पद से हटाने या पंक्ति में अवनत करने के लिए सशक्त प्राधिकारी का उस पर निर्णय अंतिम होगा। इस प्रकार अनुच्छेद 311 सरकारी कर्मचारियों को अत्यंत महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है। यदि कोई कर्मचारी जिसे संघ या राज्य सरकार ने नियुक्त किया है, उसे पदच्युत किया जाना हो, पद से हटाया जाना हो या पदावनत करना हो, तो ऐसा केवल कानूनी उचित प्रक्रिया अपनाकर ही किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में 2 अनिवार्य बातें शामिल हैं। पहला, कर्मचारी को आरोपों की स्पष्ट जानकारी देना और दूसरा, उसे अपना पक्ष रखने का अवसर देना। यह प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है। यह भी प्रावधान किया गया है कि एक कर्मचारी को केवल उसी प्राधिकारी द्वारा हटाया जा सकता है जिसने उसे नियुक्त किया था या उससे उच्चतर प्राधिकारी द्वारा। यह अनुच्छेद सेवा संबंधी कानून का मूल स्तंभ है और सरकारी कर्मचारियों को मनमानी कार्यवाही द्वारा उत्पीड़ित किए जाने से बचाता है। किसी भी लोकतंत्र में एक स्थिर और सुरक्षित सरकारी सेवा की आवश्यकता होती है ताकि कर्मचारी राजनीतिक दबावों या बदले की भावना से मुक्त रहकर काम कर सकें, लेकिन उन पर अनुशासन और उचित नियंत्रण भी बना रहे। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं यानी ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में प्रावधान करता है। इसका खंड 1 कहता है कि यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा यह घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक या उचित है, तो संसद कानून द्वारा संघ और राज्यों के लिए सम्मिलित एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के जिनके अंतर्गत अखिल भारतीय न्यायिक सेवा यानी ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज है, सृजन के लिए प्रावधान कर सकेगी और उनके लिए भर्ती और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों से संबंधित नियम बना और संशोधित कर सकेगी। खंड 2 कहता है कि इस संविधान के प्रारंभ पर भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और भारतीय पुलिस सेवा यानी इंडियन पुलिस सर्विस के नाम से ज्ञात सेवाएं इस अनुच्छेद के अधीन संसद द्वारा सृजित सेवाएं समझी जाएंगी। वास्तव में यह प्रावधान संविधान लागू होने से पहले ब्रिटिश शासन काल में कार्य कर रहे भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के सेवकों को संविधान के अंतर्गत लाने के लिए किया गया था। खंड 3 कहता है कि खंड 1 में निर्धारित अखिल भारतीय न्यायिक सेवा यानी ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के अंतर्गत अनुच्छेद 236 में परिभाषित जिला न्यायाधीश यानी डिस्ट्रिक्ट जज के पद से निम्न कोई पद नहीं होगा। खंड 4 कहता है कि इस अखिल भारतीय न्यायिक सेवा यानी ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के सृजन के लिए प्रावधान करने वाले कानून में भाग 6 के अध्याय 6 यानी अधीनस्थ न्यायालय के संशोधन के लिए ऐसे प्रावधान शामिल होंगे जो उस कानून के प्रावधानों को लागू करने के लिए आवश्यक हों और ऐसा कोई कानून अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझा जाएगा। यहाँ यह ध्यान रखने की जरूरत है कि इस अनुच्छेद में प्रावधान होते हुए भी संसद ने अभी तक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा यानी ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का गठन नहीं किया है और इसलिए वर्तमान में अखिल भारतीय न्यायिक सेवा यानी ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज नाम की कोई सेवा नहीं है। अनुच्छेद 312A संसद को यह विशेष शक्ति देता है कि वह ब्रिटिश शासन के समय क्राउन की सिविल सेवा में नियुक्त उन अधिकारियों की सेवा शर्तों में बदलाव कर सके जो संविधान लागू होने से पहले नियुक्त हुए थे। संसद 2 प्रकार के मामलों में परिवर्तन कर सकती है। पहला, वे अधिकारी जो 1972 के 28वें संशोधन के लागू होने के समय और उसके बाद भी केंद्र या राज्य सरकार की सेवा में बने रहे। दूसरा, वे अधिकारी जो उस संशोधन से पहले ही सेवा से सेवानिवृत्त या बाहर हो चुके थे। संसद ऐसे अधिकारियों के वेतन, छुट्टी, पेंशन और अनुशासन से संबंधित नियमों में आगे या पीछे की तारीख से परिवर्तन या समाप्ति कर सकती है। हालांकि यदि कोई ऐसा व्यक्ति बाद में उच्चतम न्यायालय
या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, संघ या राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, सदस्य या मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहा है तो उसके उच्च पद से संबंधित सेवा शर्तों को उसके लिए हानिकारक तरीके से बदला या समाप्त नहीं किया जा सकता, सिवाय उन शर्तों के जो उसकी ब्रिटिश कानून नियुक्ति के कारण पहले से लागू थीं। इस अनुच्छेद के तहत अदालतों को पुराने संविदाओं, करारों, पत्रों या मूल अनुच्छेद 314 से जुड़े अधिकारों, दायित्वों पर आधारित विवादों की सुनवाई का अधिकार नहीं है। साथ ही यह अनुच्छेद संविधान के अन्य प्रावधानों पर प्राथमिकता रखता है। अनुच्छेद 313 संविधान के लागू होने के समय सरकारी सेवाओं में जो कानून पहले से लागू थे, जहां तक वे संविधान के प्रावधानों के अनुसार हैं, उनकी निरंतरता सुनिश्चित करता है, जब तक कि इस संविधान में उनके लिए अन्य प्रावधान नहीं कर दिए जाते। अनुच्छेद 314 को संविधान 28वां संशोधन अधिनियम 1972 द्वारा 29 अगस्त 1972 से हटा दिया गया है। अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग यानी पब्लिक सर्विस कमीशंस फॉर द यूनियन एंड फॉर द स्टेट्स के संबंध में प्रावधान करता है। इसका खंड 1 कहता है कि इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अधीन रहते हुए संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। इसी अनुच्छेद के अनुसार संघ में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या यूपीएससी का गठन किया गया और राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन गठित किए गए। खंड 2 कहता है कि 2 या अधिक राज्य यह एग्रीमेंट कर सकेंगे कि राज्यों के उस समूह के लिए एक ही लोक सेवा आयोग होगा और यदि इस आशय का संकल्प उन राज्यों में से प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सदन द्वारा या जहां 2 सदन हैं वहां प्रत्येक सदन द्वारा पारित कर दिया जाता है तो संसद उन राज्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कानून द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति का प्रावधान कर सकेगी। खंड 3 कहता है कि इस प्रकार के किसी कानून में ऐसे प्रावधान भी किए जा सकेंगे जो उस कानून के प्रयोजनों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक या वांछनीय हो। खंड 4 कहता है कि यदि किसी राज्य का राज्यपाल संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी से ऐसा करने का अनुरोध करता है तो वह राष्ट्रपति के अनुमोदन से उस राज्य की सभी या कुछ आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहमत हो सकेगा। 5 कहता है कि इस संविधान में जब तक विशेष रूप से ना कहा गया हो संघ लोक सेवा आयोग या किसी राज्य लोक सेवा आयोग के प्रति निर्देशों का अर्थ ऐसे आयोग के प्रति निर्देश होगा जो प्रश्नगत किसी विशिष्ट विषय के संबंध में यथास्थिति संघ की या राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अनुच्छेद 316 सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि के संबंध में प्रावधान करता है। इसका खंड 1 कहता है कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति यदि वह संघ लोक सेवा आयोग या संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग है तो राष्ट्रपति द्वारा और यदि वह राज्य लोक सेवा आयोग है तो राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाएगी। परंतु प्रत्येक लोक सेवा आयोग के सदस्यों में से जहां तक संभव हो सके निकटतम आधे ऐसे व्यक्ति होंगे जो अपनी अपनी नियुक्ति की तारीख पर भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष तक पद धारण कर चुके हों और उक्त 10 वर्ष की अवधि की गणना करने में इस संविधान के प्रारंभ से पहले की वह अवधि भी सम्मिलित की जाएगी जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने भारत में ब्रिटिश शासन के अधीन या किसी देशी राज्य की सरकार के अधीन पद धारण किया हो। खंड 1A कहता है कि यदि आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है या यदि कोई अध्यक्ष अनुपस्थिति या अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तो जब तक रिक्त पद पर खंड 1 के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति उस पद का कार्यभार ग्रहण नहीं कर लेता या जब तक अध्यक्ष अपने कर्तव्यों को फिर से नहीं संभाल लेता तब तक आयोग के अन्य सदस्यों में से ऐसा एक सदस्य जिसे संघ लोक सेवा आयोग या संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की दशा में राष्ट्रपति और राज्य लोक सेवा आयोग की दशा में उस राज्य का राज्यपाल
इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे उन कर्तव्यों का पालन करेगा। खंड 2 कहता है कि लोक सेवा आयोग का सदस्य अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि तक या संघ लोक सेवा आयोग की दशा में 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक और राज्य लोक सेवा आयोग या संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की दशा में 62 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक इनमें से जो भी पहले हो अपने पद पर बना रहेगा। लेकिन लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य संघ लोक सेवा आयोग या संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की दशा में राष्ट्रपति को और राज्य लोक सेवा आयोग की दशा में राज्य के राज्यपाल को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित त्यागपत्र दे सकेगा। और लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को अनुच्छेद 317 के खंड 1 या खंड 3 में निश्चित किए गए तरीके से उसके पद से हटाया जा सकेगा। खंड 3 कहता है कि कोई व्यक्ति जो लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद धारण करता है, अपनी पदावधि की समाप्ति पर उस पद पर फिर से नियुक्त नहीं किया जा सकेगा। अनुच्छेद 317 लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाए जाने और निलंबित किए जाने के संबंध में प्रावधान करता है। इसका खंड 1 कहता है कि इस अनुच्छेद के खंड 3 के प्रावधानों के अनुसार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को केवल कदाचार यानी मिसबिहेवियर के आधार पर किए गए राष्ट्रपति के ऐसे आदेश से उसके पद से हटाया जाएगा जो उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति द्वारा निर्देश किए जाने पर उस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 145 के अधीन इसलिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच पर यह प्रतिवेदन किए जाने के पश्चात किया गया हो कि यथास्थिति अध्यक्ष या ऐसे किसी सदस्य को ऐसे किसी आधार पर हटा दिया जाए। खंड 2 कहता है कि आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को जिसके संबंध में खंड 1 के अधीन उच्चतम न्यायालय को निर्देश किया गया है, संघ लोक सेवा आयोग या संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की दशा में राष्ट्रपति और राज्य लोक सेवा आयोग की दशा में राज्यपाल उसके पद से तब तक के लिए निलंबित यानी सस्पेंड कर सकेगा जब तक राष्ट्रपति ऐसे निर्देश पर उच्चतम न्यायालय का प्रतिवेदन मिलने पर अपना आदेश पारित नहीं कर देते। खंड 3 कहता है कि खंड 1 में किसी बात के होते हुए भी यदि लोक सेवा आयोग का यथास्थिति अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य दिवालिया घोषित किया जाता है या अपनी पदावधि में अपने पद के कर्तव्यों के बाहर किसी सवेतन नियोजन में लगता है या राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक अशक्तता के कारण अपने पद पर बने रहने के लिए अयोग्य है, तो राष्ट्रपति अध्यक्ष या ऐसे अन्य सदस्य को आदेश द्वारा पद से हटा सकेंगे। खंड 4 कहता है कि यदि लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य किसी निगमित कंपनी का सदस्य होते हुए अन्य सदस्यों के साथ सम्मिलित रूप से उस संविदा या करार से जो भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा अथवा उसके लिए किया गया हो किसी प्रकार से संबंधित या हितबद्ध है या हो जाता है या उसके लाभ अथवा उससे उत्पन्न किसी फायदे या उपलब्धि में भाग लेता है, तो वह खंड 1 के प्रयोजनों के लिए कदाचार का दोषी समझा जाएगा। अनुच्छेद 318 आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में नियम बनाने की शक्ति के बारे में बताता है कि संघ लोक सेवा आयोग या संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की दशा में राष्ट्रपति और राज्य लोक सेवा आयोग की दशा में उस राज्य का राज्यपाल नियमों द्वारा आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा की शर्तों का निर्धारण कर सकेगा और आयोग के कर्मचारी वर्ग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा की शर्तों के संबंध में प्रावधान कर सकेगा। परंतु लोक सेवा आयोग के सदस्य की सेवा की शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 319 आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने के संबंध में रोक लगाता है कि पद पर न रह जाने पर संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी अन्य नियोजन का पात्र नहीं होगा। किसी राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष
संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में अथवा किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हो सकता है, किंतु भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य नियोजन का पात्र नहीं होगा। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से भिन्न कोई अन्य सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में या किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हो सकता है, किंतु भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी अन्य नियोजन का पात्र नहीं होगा। किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से भिन्न कोई अन्य सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य के रूप में अथवा उसी या किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हो सकता है, किंतु भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य नियोजन का पात्र नहीं होगा। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोगों के कार्यों के बारे में बताता है कि संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों का यह कर्तव्य होगा कि वे क्रमशः संघ की सेवाओं और राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षाओं का संचालन करें। यदि संघ लोक सेवा आयोग से कोई 2 या अधिक राज्य ऐसा करने का अनुरोध करते हैं, तो उसका यह भी कर्तव्य होगा कि वह ऐसी किन्हीं सेवाओं के लिए जिनके लिए विशेष योग्यताओं वाले अभ्यर्थी अपेक्षित हैं, संयुक्त भर्ती की योजनाएं बनाने और उनका परिवर्तन करने में उन राज्यों की सहायता करें। स्थिति के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग से सिविल सेवाओं और सिविल पदों के लिए भर्ती की पद्धतियों से संबंधित सभी विषय जो उसे सौंपे जाएं पर परामर्श किया जाएगा और यथास्थिति राष्ट्रपति या उस राज्य के राज्यपाल को उन विषयों पर परामर्श देना लोक सेवा आयोग का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 321 लोक सेवा आयोगों के कार्यों के विस्तार करने की शक्ति के बारे में प्रावधान करता है कि स्थिति के अनुसार संसद या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाया गया कोई अधिनियम संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा संघ की या राज्य की सेवाओं के संबंध में और किसी स्थानीय प्राधिकारी या कानून द्वारा गठित अन्य निगमित निकाय या किसी लोक संस्था की सेवाओं के संबंध में भी अतिरिक्त कार्यों का प्रावधान कर सकता है। अनुच्छेद 322 लोक सेवा आयोगों के व्ययों यानी खर्चों मतलब एक्सपेंसेज के बारे में प्रावधान करता है कि संघ या राज्य लोक सेवा आयोग के व्यय जिनमें आयोग के सदस्यों या कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन शामिल हैं, जो स्थिति हो भारत की संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड या राज्य की संचित निधि से किए जाएंगे। अनुच्छेद 323 लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट्स के बारे में प्रावधान करता है कि संघ लोक सेवा आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को आयोग द्वारा किए गए कार्य के बारे में प्रतिवर्ष रिपोर्ट दे। राष्ट्रपति इसे प्राप्त करने के पश्चात उन मामलों के संबंध में अगर कोई हो जिनमें आयोग की सलाह स्वीकार नहीं की गई थी, अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन सहित उस रिपोर्ट की प्रति संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएंगे। इसी तरह राज्य लोक सेवा आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य के राज्यपाल को प्रतिवर्ष रिपोर्ट दे और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे राज्यों में से प्रत्येक के राज्यपाल को प्रतिवर्ष रिपोर्ट दे और राज्यपाल यदि किसी मामले में आयोग की सलाह स्वीकार नहीं की गई हो तो अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन सहित उस रिपोर्ट की प्रति राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। इस तरह संविधान का भाग 14 संघ व राज्य के अधीन सरकारी सेवाओं में नियुक्ति और सरकारी सेवकों को मनमाने तरीके से सेवा से हटाए जाने या दंडित किए जाने से संरक्षण प्रदान करने के लिए स्पष्ट प्रावधान करता है। इसी के साथ नियुक्ति करने वाली संस्थाओं यानी लोक सेवा आयोगों के अधिकार और कर्तव्यों के संबंध में भी स्पष्ट प्रावधान करता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और फिलोसफर रवि चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए विचार के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।